मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं वो टीवी न्यूज। अब वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। खबर बाराबंकी से है, जब बेलहरी और कुसौरा तटबंधन का निरीक्षण किया गया। जल शक्ति मंत्री ने इसका निरीक्षण किया है। सभी बाढ़ परियोजनाओं को पूरा करने के उन्होंने निर्देश दिए हैं। दरअसल खबर बाराबंकी से है, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बेलहरी और कुसौरा तटबंधन का निरीक्षण किया है और कहा कि हमारा प्रयास है कि 15 जून तक सभी परियोजनाएं पूर्ण हो जाएं और इसके लिए लगातार कर्मचारी प्रयासरत हैं। पिछली बार के मौसम को देखते हुए इस बार मानसून से पहले अधिकारियों को तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। असल में जिले के संभावित बाढ़ इलाकों में चल रही बाढ़ खंड की परियोजनाओं का जल शक्ति मंत्री स्थलीय निरीक्षण करने पहुंचे थे और इस दौरान वे रामनगर तहसील के बेलहरी और कुसौरा गांव के निकट हो रहे बाढ़ कटान के रोकने के कार्य देखने भी पहुंचे। कुसौरा चहलारी घाट और गणेशपुर तटबंधन के कटान बचाव की परियोजना का काम जारी है, जहां पर उन्होंने बाढ़ खंड के एक्सीएन शशिकांत सिंह से परियोजना की जानकारी ली और मंत्री ने संभावित बाढ़ की दृष्टिगत राहत व बचाव कार्यों से जुड़े हुए विभागीय अधिकारियों को निर्देशित कर कहा कि अपनी अपनी कार्य योजनाएं विगत वर्षों में आई हुई विकराल बाढ़ के अनुभव के आधार पर तैयार कर लें, ताकि जिले में अचानक बाढ़ आ जाए तो कोई दिक्कत ना हो और तत्काल पीड़ितों को राहत व सहायता प्रदान की जा सके। आगे उन्होंने यह भी कहा कि संबंधित विभाग के अधिकारी अपने गांव में निरंतर दौरा करके गांव वालों से सीधा संवाद स्थापित करें और उनके द्वारा दिए गए सुझाव के आधार से राहत व बचाव कार्य की तैयारी करें और सभी बाढ़ चौकियों पर स्वास्थ्य टीम अपनी व्यवस्था के साथ साथ बरसात के दिनों में होने वाली संक्रामक बीमारियों से बचाव पर कार्य करते रहें। बाढ़ की परियोजनाएं राज्य के अंदर 344 चल रही हैं जी, क्योंकि हम सब लोगों के लिए चैलेंज और चुनौती भी रहता है, क्योंकि बाढ़ के पहले परियोजना पूर्ण करना है। क्योंकि जब से योगी सरकार का गठन हुआ है 17 से, लगभग उत्तर प्रदेश के अंदर 10,000 करोड़ रुपया इस परियोजना में बाढ़ में लगाया गया और हम लोगों ने 40 लाख हेक्टेयर भूमि को संरक्षित किया है। तो 40 लाख हेक्टेयर भूमि जब हम संरक्षित करते हैं तो 10,000 करोड़ खर्चा किए बाढ़ में, तो लगभग 50,000 करोड़ हम लोग किसानों के जेब का बचाए हैं। यानी वह एक फसल में उठाएगा तो 50,000 करोड़ होगा। गेहूं का एक भी फसल उठाता है वह बाढ़ से सुरक्षित होता है तो उठाएगा। इसलिए सभी परियोजनाएं इस समय हम लोग जून में कोशिश करते हैं कि 15 जून तक सभी हमारे परियोजना पूर्ण हो जाए। इसीलिए रात दिन हमारे अधिकारी कर्मचारी जो ठेका लिया रहता है वो कॉन्ट्रैक्टर, ये सभी रात दिन लगे रहते हैं कि परियोजना हम लोगों को 15 जून से पूर्ण करना है। क्योंकि बरसात पिछली बार 1 जुलाई को ही आ गई थी, जो आप देखे होंगे भयंकर बाढ़ जो आया था जी, अपना पीलीभीत और ये सब, वो 8 जुलाई को दस्तक दे दिया था पूरे। तो इस समय हम लोग भी उसी की तैयारी में है कि हो सकता है मानसून पहले भी आ जाए, तो ये तैयारी पूरी हो जाए, किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। थोड़ा साइड पर जाता है तो 19-20 समझ में आता है तो अधिकारियों को बोल दिया जाता है। कौशाम्बी जिले में 21 मई से लेकर 31 मई तक रानी अहिल्याबाई होलकर जन्म त्रिशताब्दी स्मृति अभियान कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर भाजपा ने कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर ली है और भाजपा जिला अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर कार्यक्रम की जानकारी दी। जब भाजपा जिला अध्यक्ष धर्मराज मौर्य ने बताया कि पार्टी के निर्देश पर जनपद में 21 से 31 मई तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 19 मई को जनपद के इंटर कॉलेज के महाविद्यालयों में छात्राओं की दौड़ प्रतियोगिता कराई जाएगी और 21 से 22 मई को रानी अहिल्याबाई होलकर के जीवन दर्शन एवं भारतीय संस्कृति में उनके योगदान पर संगोष्ठी आयोजित की जाएगी। 23 और 24 मई को सभी प्रमुख गंगा घाटों पर साज सज्जा कराई जाएगी एवं गंगा आरती का आयोजन किया जाएगा। जिला मुख्यालय पर गंगा घाट नहीं होने की दशा में प्राचीन शंकर जी मंदिर के आरती का आयोजन किया जाएगा। 25 मई को रानी अहिल्याबाई होलकर के जीवन दर्शन एवं भारतीय संस्कृति में उनके योगदान की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। 26 से 28 मई तक पंचायत प्रतिनिधि जिला सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रभारी मंत्री अथवा जिला प्रभारी शामिल होंगे। 29 और 30 मई को नगर पालिका और नगर पंचायत में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। वहीं ब्लॉक स्तर पर महिला सशक्तिकरण सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। वहीं आखिरी दिन यानी 31 मई को सामाजिक संस्था के माध्यम से जनपद के किसी महाविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज में रानी अहिल्याबाई होलकर जन्म त्रिशताब्दी श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया जाएगा।
सर्वप्रथम तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये पत्रकार वार्ता पूर्ण श्लोक लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी के तीसरे जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी 21 मई से लेकर 31 मई तक मनाएगी कि रानी अहिल्याबाई होलकर जी का जो जीवन काल है वो भारत की विरासत को, भारत की संस्कृति को जीर्णोद्धार करने के नाम से देश को समर्पित था। उनका पूरा जीवन काल भारत की सांस्कृतिक धरोहरों को सुसज्जित करने में सर्वप्रथम तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये पत्रकार वार्ता पूर्ण श्लोक लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी के तीसरे जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी 21 मई से लेकर 31 मई तक मनाएगी कि रानी अहिल्याबाई होलकर जी का जो जीवन काल है वो भारत की विरासत को, भारत की संस्कृति को जीर्णोद्धार करने के नाम से देश को समर्पित था। उनका पूरा जीवन काल भारत की भारतीय सेना के द्वारा पहलगाम में हुई आतंकवादी घटना का बदला ऑपरेशन सिंदूर चलाकर लिया गया है, जिसके चलते सेना के इस पराक्रम के सम्मान में शनिवार को मुजफ्फरनगर जनपद के अंदर एक तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें सभी राजनीतिक पार्टी, धर्म और वर्ग के लोगों ने बड़े ही उत्साह से हजारों की संख्या में हिस्सा लिया। इस तिरंगा यात्रा के दौरान 1000 फीट का तिरंगा लेकर स्काउट गाइड के बच्चे इस यात्रा में शामिल रहे। यह तिरंगा यात्रा नगर में स्थित टाउन हॉल ग्राउंड से चलकर नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई वापस टाउन हॉल में आकर समाप्त हुई और इस यात्रा में मुख्य रूप से पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बलियान, उत्तर प्रदेश सरकार के स्वतंत्र राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने इस तिरंगा यात्रा की जानकारी देते हुए बताया कि अपने मुजफ्फरनगर शहर में अपने विधानसभा की ओर से, शहर की ओर से एक शौर्य यात्रा निश्चित रूप से देश के पराक्रम को दिखाने के लिए हमारे देश के सैनिकों ने, हमारी बेटियों ने जिस प्रकार से पहलगाम की घटना का शानदार बदला लेने का काम किया है, उसके लिए पूरा देश तिरंगे के साथ है। पूरा देश सेनाओं के साथ है और इस संकल्प के साथ एक शानदार शौर्य यात्रा मुजफ्फरनगर टाउन हॉल से निकाली गई है, जिसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। इससे संदेश जाता है कि पूरा देश तिरंगे के साथ है और जब भी कोई तिरंगे को झुकाने का काम करेगा, उसकी गर्दन तोड़ने का काम ये नौजवान करेंगे और इस संकल्प के साथ ये यात्रा की गई है। देखिए, देश का मामला है। आज देश के लिए लोग इकट्ठा हैं, सेना के सम्मान के लिए लोग इकट्ठा हैं। हर देश के हर जिम्मेदार नागरिक का ये कर्तव्य है कि इस तरह की यात्रा में हमारे सैन्य पराक्रम के सम्मान में हम सब लोगों को एकजुट होकर एक साथ चलकर देश का सम्मान करना चाहिए। यही हमारी जिम्मेदारी है। अपने मुजफ्फरनगर शहर में अपनी विधानसभा, सदर विधानसभा की ओर से, जिले की ओर से ये शौर्य यात्रा निश्चित रूप से देश के पराक्रम को दिखाने के लिए हमारे देश के सैनिकों ने, हमारी बेटियों ने जिस प्रकार से भारत शौर्य तिरंगा यात्रा, देश की सेनाओं ने जो जवाब आतंकवाद को दिया है, जो शौर्य गाथा उन्होंने लिखे, उनको सम्मानित करने के लिए आज तिरंगा यात्रा निकले। समाज के सभी वर्गों का, छात्रों का, व्यापारियों का, डॉक्टर्स का, एडवोकेट्स का, समाज के सभी तबके का, महिलाओं का, अल्पसंख्यकों का, सबका। हापुड़ जिले के मोनाड़ विश्वविद्यालय पर एसटीएफ की टीम ने छापा मारा है और छापेमारी को लेकर आशंका जताई जा रही है कि ये छापा फर्जी डिग्री और स्कॉलरशिप में फर्जीवाड़े को लेकर मारा गया है और इस दौरान एसटीएफ की टीम ने कंप्यूटर और डॉक्यूमेंट कब्जे में लिए गए हैं और 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। में पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र के हाईवे पर स्थित यह मोनाड़ यूनिवर्सिटी है। बदायूं जिले में पुलिस की मौजूदगी में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं और पुलिसकर्मी मूक दर्शक बंद तमाशा देखते नजर आए, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं वायरल वीडियो में पुलिस की मौजूदगी में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चलते दिखे और यह विवाद सहसवान के अकबराबाद चौराहे पर रुपए के लेन देन को लेकर बताया जा रहा है।
अब खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां मोटर गैराज में लगी है भयंकर आग। जहां आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हुआ है और गैराज में खड़ी बस जलकर राख हुई है। और ये पूरा मामला थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के बुढ़ाना मोड़ की बताई जा रही है। खबर मुजफ्फरनगर से आपको दिखाई जा रही है, जहां आपको बता दें कि मोटर गैराज में भयंकर आग लगी है और आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हुआ है। वहीं गैराज में खड़ी बस जलकर भी राख हुई है। ये पूरी घटना थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के बुढ़ाना मोड़ की बताई जा रही है। अब खबर हापुड़ से है, जहां हापुड़ में रील बनाने की सनक देखी गई, जहां पर युवक आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं और गंगा में बाइक सवार युवक स्टंट कर रहे हैं। वह युवकों के स्टंट का एक वीडियो वायरल हुआ है। दरअसल खबर हापुड़ से है, जहां रील बनाने की सनक में आस्था से खिलवाड़ करने का मामला सामने आया है, जहां गंगा में बाइक सवार युवक स्टंट कर रील बनाते हुए नजर आए हैं। गंगा में बाइक सवार युवकों के स्टंट करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्टंट का यह वायरल वीडियो गढ़ कोतवाली क्षेत्र के ब्रजघाट गंगा घाट का बताया जा रहा है। अब खबर मुजफ्फरनगर से है, जब पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ों में 2 डकैत बदमाशों को गोली लगी है और मेरठ निवासी डकैत सुरेंद्र और इरफान घायल हुए हैं। दरअसल मुजफ्फरनगर जिले में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 डकैत बदमाशों के पैर में गोली लगी है। इसमें मेरठ निवासी डकैत सुरेंद्र और इरफान घायल हुए हैं। वहीं घायल दोनों बदमाशों पर 51 लूट डकैती के मुकदमे पहले से दर्ज हैं। वहीं पुलिस ने घायलों से 1 बाइक व 2 तमंचे और 4 कारतूस बरामद किए हैं। मीरापुर थाने की संभलहेड़ा चौकी के पास की मुठभेड़ बताई जा रही है। आज शाम के समय रूटीन चेकिंग के दौरान थाना मीरापुर के चौकी संभलहेड़ा से कुतुबपुर झाल की तरफ जाने वाली नहर पटरी पर चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान 2 व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पर आते हुए दिखाई दिए, जिनको रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस को चकमा देकर पुलिस पे जान से मारने की नीयत से फायर किया और पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा की गई फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। पूछताछ पर उनका नाम सुरेंद्र पुत्र हरिया निवासी गोकलपुरी थाना सरदना और दूसरे बदमाश का नाम इरफान उर्फ गोलू पुत्र रशीद, जो कि मूल पता पिलखवा हापुड़ का है और वर्तमान में सरदना मेरठ में ही रह रहा है। और इनके कब्जे से 1 मोटरसाइकिल, 2 तमंचा 315 बोर, 4 जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। इनके आपराधिक इतिहास की जानकारी की गई तो अभियुक्त सुरेंद्र पर लगभग 47 मुकदमों की अभी जानकारी हो पाई है और जो दूसरा अभियुक्त इरफान, उस पर 14 मुकदमों का अभी पता चला है। बाकी CCTN से उनके आपराधिक इतिहास की जानकारी। आज शाम के समय रूटीन चेकिंग के दौरान विज्ञान के इस युग में मानव को जहां कुछ वरदान मिले हैं, वहां कुछ अभिशाप भी मिले हैं और इन्हीं अभिशापों में से एक है प्रदूषण। और प्रदूषण एक ऐसा अभिशाप है जो विज्ञान की कोख में से जन्मा है और जिसे सहने के लिए अधिकांश जनता मजबूर है। यह प्रदूषण विश्व की एक सबसे बड़ी समस्या है जो कम होने की बजाय प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यह प्रदूषण की वजह से पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव जंतुओं को विभिन्न प्रकार की घातक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। प्राकृतिक संतुलन में भी प्रदूषण के कारण समस्याएं पैदा हो रही हैं, क्योंकि आज विश्व के अधिकांश देश प्रदूषण के कारण जो समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है उसके कारण डूबने के कगार पर आ चुके हैं। उनका सतत खतरे में आ चुका है और इस समस्या में भारत भी बचा हुआ नहीं है। भारत में भी समस्या ने विकराल रूप ले लिया है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर स्तर पर पहुंच चुका है और कुछ ऐसी ही स्थिति दिल्ली के अन्य क्षेत्रों की भी है। तो आज हम विस्तार से समझेंगे कि आखिर पॉल्यूशन क्या है, इसके कौन कौन से कारण हैं और इससे बचने के क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो हर एक बिंदु को समझने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दिल्ली में AQI का स्तर, दिल्ली के प्रदूषित इलाके, दिल्ली में वायु गुणवत्ता और जनजीवन पर असर, दिल्ली में AQI और स्वास्थ्य चेतावनी। दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर स्तर पर पहुंच चुका है।
कुछ इलाकों में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया है। कुछ ऐसी स्थिति दिल्ली के अन्य क्षेत्रों की भी है। बीते दिनों सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 305 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। राजधानी के कई हिस्सों में हालात और भी चिंताजनक रहे, जहां AQI गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। बता दें कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के आंकड़ों के मुताबिक वजीरपुर में AQI 400 के पार पहुंच चुका है, वहीं मुंडका में 406, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी यानी DTU क्षेत्र में 365 और आनंद विहार में 362 दर्ज किया गया। ये सभी आंकड़े हवा की गुणवत्ता में भारी गिरावट को दिखाते हैं। इससे यहाँ के जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। भारत में सबसे प्रदूषित शहरों की सूची, भारत में प्रदूषण स्तर का ग्राफ, भारत का वैश्विक प्रदूषण में स्थान, दिल्ली और उत्तर भारत में प्रदूषण स्तर, प्रदूषण के स्वास्थ्य पर प्रभाव। वहीं दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 13 भारतीय शहर हैं। 2024 में भारत दुनिया के 5वें सबसे प्रदूषित देश के रूप में स्थित हुआ। वहीं विश्व स्तर पर भारत के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में अधिकांश उत्तर भारत में है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के मुताबिक दुनिया के शीर्ष 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 13 भारतीय शहर शामिल है, जिनमें बर्निहाट, दिल्ली, फरीदाबाद, लोनी, गुरुग्राम और मुल्तानपुर शामिल है। दिल्ली में वायु प्रदूषण और कई उत्तर भारतीय शहरों में उच्च प्रदूषण स्तर दिखाई देते हैं, जिसमें से गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, सोनीपत, हापुड़, अमृतसर, गुरुग्राम, बांदा इत्यादि शामिल है। यहाँ की हवा में PM 2.5 और PM 10 अधिक मात्रा में शामिल है। अब अगर प्रदूषण का अर्थ को समझने की कोशिश करें तो आपको बताते चले, प्रदूषण का मतलब है हमारे चारों ओर फैली जो हवा है उसमें असंतुलन का पैदा होना, ना शुद्ध वायु मिलना, ना शुद्ध जल मिलना, ना शुद्ध खाद्य मिलना और ना ही शांत वातावरण। प्रदूषण के प्रकार, वहीं प्रदूषण के प्रकार की बात करें तो प्रदूषण कई तरह के होते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, जो कि मानव जीवन के लिए सबसे जरूरी है और मानव ने ही उसे बर्बाद कर दिया, जिससे लोगों के जीवन को खतरा पैदा हो गया। क्योंकि लोगों का पुराने दौर में जीवन काल 100 साल से अधिक होता था, लेकिन अब इतने विज्ञान के विकास के बाद भी औसत जीवन 55 से 60 साल का होता है। अब एक एक कर इन सभी के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं वायु प्रदूषण के बारे में। आपको बता दें, वायु प्रदूषण महानगरों में सबसे अधिक फैला है। वहां 24 घंटे कल कारखानों का धुआं, मोटर वाहनों का काला धुआं इस तरह फैल गया है कि स्वस्थ वायु में सांस लेना दूभर हो गया है और ये कण सांस के साथ मनुष्य के फेफड़ों में चले जाते हैं और ऐसे रोगों को जन्म देते हैं जो लोगों की जीवन लीला खत्म कर देती है। यह समस्या वहां अधिक होती है जहां सघन आबादी है, वृक्षों का अभाव होता है और वातावरण गंदा होता है। वहीं अगर जल प्रदूषण की बात करें तो आपको बता दें कि जल प्रदूषण, कल कारखानों का दूषित जल अब नदी नालों में मिलता है, जिससे भयंकर जल प्रदूषण पैदा होता है। बाढ़ के समय तो कारखानों का दुर्गंधित जल सब नदी नालों में घुल मिल जाता है, जिससे कई सारी बीमारियां भी पैदा होती है। ध्वनि प्रदूषण, वहीं ध्वनि प्रदूषण की बात करें तो आपको बता दें कि मनुष्य को रहने के लिए शांत वातावरण होना चाहिए, लेकिन आजकल कल कारखानों का शोर, यातायात का शोर, मोटर गाड़ियों की चिल्लाहट, लाउड स्पीकर्स की आवाज ने बहरेपन और तनाव को जन्म दे दिया है और इससे लोग काफी परेशान रहने लगे हैं। प्रदूषण के दुष्परिणाम, इन प्रदूषण के कारण कई सारे दुष्परिणाम भी सामने आते हैं, जिनमें सबसे अहम है वह है जीवन का खतरा, क्योंकि इन प्रदूषण के कारण मानव के स्वस्थ जीवन को खतरा पैदा हो गया है। खुली हवा में लंबी सांस लेने तक को इंसान तरस गया। गंदे जल के कारण कई बीमारियां फसलों में चली जाती है, जो मनुष्य के शरीर में पहुंचकर घातक बीमारियां पैदा करती है,
क्योंकि आप सबको पता होगा कि जब भोपाल गैस कारखानों से गैस का रिसाव हुआ था तो इसी गैस के कारण हजारों लोग मर गए थे, कितने ही अपंग भी हुए थे। पर्यावरण प्रदूषण के कारण न समय पर बारिश होती है, न सर्दी गर्मी का चक्र ठीक से चलता है। सूखा, बाढ़, ओला प्राकृतिक प्रकोप के कारण भी प्रदूषण ही है। प्रदूषण तो जीवन के लिए खतरा है ही, लेकिन जो इसके कारक है आपको उसे भी जानना चाहिए। आपको बता दें, प्रदूषण के कारण, प्रदूषण को बढ़ाने में कल कारखाने, वैज्ञानिक साधनों का अधिक उपयोग, फ्रिज, कूलर, ऊर्जा उत्पादन करने वाली मशीनें आदि दोषी हैं। प्राकृतिक संतुलन का बिगड़ना भी मुख्य कारण है। वृक्षों को अंधाधुंध काटने से मौसम का चक्र बिगड़ता है। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में हरियाली ना होने से भी प्रदूषण बढ़ा है, लेकिन इसमें सुधार किया जा सकता है। सुधार के उपाय, अलग अलग प्रकार के प्रदूषण से बचने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। हरियाली की मात्रा अधिक हो, सड़कों के किनारे घने वृक्ष हो, आबादी वाले क्षेत्र खुले हो, हवादार हो। कल कारखानों को आबादी से दूर रखना चाहिए और उनसे निकले प्रदूषित मल को नष्ट करने के बजाय उसका उपाय सोचना चाहिए। प्रदूषण की समस्या को हल करने के लिए हमें सामूहिक प्रयास की जरूरत है। अधिक से अधिक वृक्षारोपण, हरियाली का बढ़ावा और प्रदूषण नियंत्रण के सख्त उपाय अपनाने होंगे। इसके साथ ही सरकारी नीतियों में सुधार और जन जागरूकता को बढ़ावा देना भी बेहद जरूरी है। हमें यह समझना होगा कि प्रदूषण सिर्फ पर्यावरण नहीं, बल्कि हमारे स्वास्थ्य और भविष्य के लिए भी खतरा बन चुका है। अब अगर हम अपने कदम नहीं उठाएं, तो आने वाली पीढ़ियां इसके दुष्परिणामों को भुगतेंगी और ये वक्त है कार्रवाई का। आज के जियोपॉलिटिक्स में कोई स्थायी मित्र या दुश्मन नहीं होता, केवल राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होते हैं। ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका की नीति में कई अप्रत्याशित बदलाव आए, जिससे रूस और भारत जैसे देशों को रणनीतिक नुकसान उठाना पड़ा रहा है। वहीं पाकिस्तान जैसे देश को आतंकवाद फैलाने के बावजूद IMF से सहायता मिलती रही, जबकि भारत के खिलाफ आतंकी कार्रवाई के समय अंतर्राष्ट्रीय समर्थन कमजोर रहा। पहलगाम हमले के बाद भारत ने अपनी विदेश नीति में बदलाव के संकेत दिए हैं, क्योंकि किसी भी देश ने आतंकवाद को लेकर भारत का साथ नहीं दिया, जबकि दूसरी तरफ चाइना और तुर्की की तरफ से आतंकवाद के समर्थन में लगातार पाकिस्तान का साथ दिया जा रहा था। वहीं अफगानिस्तान के साथ भारत की बढ़ती नजदीकी और जयशंकर मुताकी की बातचीत इसी ने नई भूमि राजनीतिक रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। यह पहली बार है जब दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने बातचीत के बारे में सार्वजनिक तौर पर बयान जारी किया। तो चलिए इस बातचीत के क्या मायने हैं जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जियोपॉलिटिक्स में कोई पराया या अपना नहीं होता, सभी एक दूसरे से अपने निजी हित के लिए शामिल होते हैं। लेकिन इस समय जियो रिलेशन में एक अजीब कश्मकश दिखाई दे रही है, क्योंकि जब से ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति बनकर आए हैं, वे लगातार अजीबोगरीब काम किए जा रहे हैं। कल तक अमेरिका जिसे आतंकवादी मानता था और जिसके ऊपर इनाम घोषित किए हुए था, उसे ट्रंप ने राजनीतिक मान्यता दे दी और उस पर लगे सारे प्रतिबंध हटा दिए हैं। हम बात कर रहे हैं सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शरा की। अभी हाल ही तक अहमद अल शरा को उसके निकनेम अबू मोहम्मद अल जुलानी, जिसे अल गोलानी या अल जुलानी भी कहा जाता है, वह एक संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित और अमेरिका के द्वारा नामित आतंकवादी था, जिस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा था, लेकिन इनसे मुलाकात कर इतिहास रच दिया। इससे रूस और ईरान के इमेज को भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि 8 दिसंबर 2024 को बशर अल असद जो सीरिया में अपना शासन चला रहे थे, रूस भाग गए, क्योंकि जिस रूसी सेना के दम पर वह शासन चला रहे थे वह यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझ गई। और इसी का फायदा उठाते हुए अहमद अल शरा ने धावा बोल दिया और मजबूर होकर बशर अल असद को रूस भागना पड़ा और 53 सालों तक देश पर सख्ती से शासन करने के बाद असद शासन का पतन हो गया। वहीं पाकिस्तान, जिसके बारे में हर कोई जानता है कि वह आतंकवाद के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, फिर भी IMF की तरफ से लगातार पैसे दिए जा रहे हैं, जिसका उपयोग पाकिस्तान ने भारत हमले में मारे गए आतंकी को पेंशन के रूप में उपयोग कर रहा है। लेकिन फिर भी खुले तौर पर आतंकवाद की इस लड़ाई में किसी ने भारत का खुले तौर पर साथ नहीं दिया। इसके कारण भारत को अपनी विदेश नीति में बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के कार्यकारी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से फोन पर बात की।
यह पहली बार है जब दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने बातचीत के बारे में सार्वजनिक तौर पर बयान जारी किया। एस जयशंकर ने फोन कॉल के दौरान पहलगाम में हुए चरमपंथी हमले को लेकर मुत्ताकी की ओर से की गई निंदा की सराहना की। हालांकि भारत ने अभी तक तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है, लेकिन भारत काबुल में एक समावेशी सरकार के गठन की वकालत करता रहा। लेकिन अब भारत को इस ओर अधिक ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बीते समय में तालिबान और पाकिस्तान के बीच संबंध खराब हो गए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का सिर्फ इस्तेमाल किया, जिसे पाकिस्तान अच्छी तरह से समझ चुका है। पाकिस्तान अपने यहाँ मौजूद लाखों अफगान शरणार्थियों को वापस भेज रहा है। इसका अफगानिस्तान विरोध करता रहा है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच सीमा विवाद भी रह रहकर बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। ऐसे में क्या भारत तालिबान को मान्यता दिए बगैर अफगानिस्तान से अपने संबंध सुधारना चाह रहा है? हालांकि हाल के महीनों में भारत और तालिबान के बीच संपर्क बढ़ा है, जो रिश्ते को और गहरा करने की ओर संकेत दे रहा है। तो क्या भारत की अफगान नीति अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है? क्या आने वाले दिनों में भारत तालिबान के साथ अपने रिश्ते और गहरा करेगा? और क्या इससे भारत को आतंकवाद के खिलाफ अपने वैश्विक अभियान में समर्थन मिलेगा? इन सवालों का जवाब अब आने वाला वक्त देगा। लेकिन इतना तय है कि भारत अब अपनी भू राजनीतिक रणनीति में नई सोच और नए रास्ते अपना रहा है। तो उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़। नमस्कार।